बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 170 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम मेरी असलियत जानते हो, मैं तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि तुम हो कौन। बहुत जल्द भूल गए, मैंने जवाब दिया। चंद रोज पहले ही तो धूलपुर में हमारी धुआंधार मुलाकात हुई थी। मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले किया था, लेकिन तुम एक संतरी को कत्ल करके हवाला से भाग निकले। इस बदले हुए हुलिये में तुम पुलिस को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन मेरी नजरों को नहीं। मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। ओह, सोबराज का चेहरा धुआं हो गया। वो चंद लम्हे गहरी नजरों से मुझे देखता रहा, फिर दूसरे ही लम्हे वो मुझ पर पल पड़ा। इस मरतबा उसकी ठोकरें ज्यादा जोरदार थी। एक मरतबा मुझे मौका मिल गया, मैंने उसका पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो लड़खड़ा कर गिरा। मैंने उस पर छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। उसी लम्हे वो औरत सोफे से उठकर मेरी तरफ लपकी। उसने पिस्तौल के दस्ते से मेरे सर पर जरब लगाने की कोशिश की, लेकिन वार मेरे कंधे पर पड़ा। मैं करा उठा और सोबराज को मेरी गिरफ्त से निकलने का मौका मिल गया। अब वो दोनों मेरी ठुकाई कर रहे थे। बस बस, बहुत हो चुकी, अब छोड़ दो इसे। यह आवाज सुनकर उन दोनों के हाथ पैर मशीनी अंदाज में रुक गए और इस आवाज ने तो मुझे भी चौंका दिया। लेकिन उसी लम्हे गालिबन गैर इरादी तौर पर सोबराज की टांग हरकत में आई थी। उसकी ठोकर मेरे पैरों पर पड़ी और मैं करा उठा। मैंने कहा ना बस करो, बच्चे की जान लोगे क्या? दरवाजे में खड़ी हुई बिमला ने कहा और फिर उस औरत को मुखातिब करते हुए बोली, ए चमक चलो, अपने हाथ से पिस्तौल फेंक दो। उस औरत ने पिस्तौल नाल की तरफ से पकड़ रखा था और वो दस्ते से मेरे जिस्म पर ज़रबें लगाती रही थी। वो बिमला को देखकर यकीनन बदहवास हो गई थी। जब कोई ऐसी सूरत होती है तो आदमी यकीनन कंफ्यूज हो जाता है और कोई सीधी सादी बात भी फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आती। और वो औरत भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दो चार थी, क्योंकि पिस्तौल अभी तक उसी अंदाज में उसने पकड़ा हुआ था और उसे इस्तेमाल करने का इरादा भी नहीं रखती थी। अचानक फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही कमरे में उस औरत की चीख भी उभरी थी। बिमला की चलाई हुई घोड़ी उसके पैर से तकरीबन 1 फुट दूर कालीन पर लगी और वो औरत चीखते हुए उछलकर वहां से 2 कदम दूर हट गई। उसके हाथ से पिस्तौल भी छूटकर गिर गया। छी छी, बिमला उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितनी बेशर्म हो तुम, ऐसे कपड़े पहनकर गैर मर्दों से कबड्डी खेलती हो? जाओ ढंग के कपड़े पहन कर आओ। उसने पिस्तौल से सामने वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। उस औरत के चेहरे पर खौफ के साए, आंखों में शदीद उलझन के तासरात भी थे, लेकिन ये बात उसकी समझ में आ गई थी कि उसे जाने को कहा गया था। उसने जैसे कदम उठाया, बिमला चीख उठी, अरे नहीं, यहीं रुक जाओ, बाहर जाकर कहीं तुम कोई गड़बड़ ना कर दो। उस सोफे पर बैठ जाओ, बैठो। बिमला ने आखिरी लफ्ज इस कदर जोर से चीख कर कहा कि वो औरत बुरी तरह गड़बड़ा गई। उसे सोफे पर बैठने में देर नहीं लगाई, बल्कि वो सोफे पर गिर गई थी। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से पीला पड़ गया और वो होले होले कांपने लगी। मैं हैरत से बिमला की तरफ देख रहा था। वो बहुत कम गो लड़की थी और बहुत संजीदा गुफ्तगू करती थी। उससे बातें करते हुए मुझे हैरत होती थी कि ऐसी कम उम्र लड़की इस कदर संजीदा कैसे हो सकती है। और इस वक्त तो वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी, लेकिन बहरहाल वो जैसी भी थी, इस वक्त उसने बाजी पलट दी थी। अब तुम्हारी बारी है हिम्मत सिंह, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। इस जाली पंडित को इतनी मार लगाओ कि अपना नाम तक भूल जाए, और इस सराफा की अब तुम फिक्र मत करना, ये अपनी जगह से नहीं उठेगी। मैं अचानक ही खड़े खड़े अपनी जगह से उछला और हवा में घूम गया। उछलते ही मैंने अपनी एक टांग समेट ली थी और दूसरी टांग फैलाकर जोरदार किक लगाई। मेरे पंजे का निचला हिस्सा सोबराज की गर्दन पर लगा और वो उलटकर सोफे के करीब गिरा। मैं अपने आप को संभाल कर दोबारा उसकी तरफ लपका तो उसने चीखते हुए दोनों हाथ उठा दिए। ठहरो, मैं मिकानगी अंदाज में रुक गया। मैं नहीं जानता कि तुम कौन और मेरे पीछे क्यों लग गए हो, सोबराज बोला। तुम अपने दोस्त के साथ बलवंत सिंह के बारे में पूछने धूलपुर मेरे पास आए थे। उस वक्त भी तुमने मेरी पिटाई कर दी थी। अगर बलवंत सिंह से तुम्हारी कोई दुश्मनी है तो उसका बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? मैं तो खुद उसका डसा हुआ हूँ। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, मैं उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। उस रोज धूलपुर में तुमने मार्शल आर्ट के बहुत शानदार हाथ दिखाए थे, लेकिन तुम तो बिल्कुल फिस पे निकले। एक ही किक में नॉकआउट हो गए। मैं बिला वजह किसी से दुश्मनी नहीं चाहता और तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं, सोबराज ने कहा। अगर तुम्हें बलवंत सिंह से किसी बात का बदला लेना है तो वो मेरा भी दुश्मन है, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार भी वही है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों उसके खिलाफ गठजोड़ कर सकते हैं। मेरी नजरें सोबराज के चेहरे पर मरकूज थी। वो अगरचे नहायत कमीना खसलत था, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त वो मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था और इस बात में भी कोई शुबा नहीं था कि उसकी बर्बादी का जिम्मेदार भी बलवंत सिंह ही था। उस रोज धूलपुर में सोबराज ने अपने बारे में जो कुछ बताया था, उससे यह अंदाजा हो गया था कि वो एक शरीफ इंसान था, लेकिन बलवंत सिंह की दोस्ती उसे गलत रास्ते पर ले गई थी और वो एक संगीन जुर्म में मुलव्वस हो गया था। पुलिस उस लड़की के कातिलों का सुराग नहीं लगा सकी, लेकिन बलवंत सिंह उसे ब्लैकमेल करता रहा और सोबराज को उससे बचने के लिए पंडित का रूप धारना पड़ा था। लेकिन बलवंत सिंह ने उसे दूर दराज धूलपुर जैसे गाँव में भी तलाश कर लिया था। सोबराज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो उसे दारा के बारे में मालूम करना चाहता था। काली के मंदिर वाली पहाड़ी की तरफ जाने से पहले दारा, बलवंत सिंह 3-4 रोज सोबराज के पास रहे थे। हो सकता है बलवंत या दारा इसके साथ कोई प्रोग्राम बना रहे हो। सोबराज की बातों से मैंने ये अंदाजा भी लगा लिया था कि उसे अभी तक बलवंत सिंह की मौत का पता नहीं चल सका। ठीक है, मैंने कहा, मेरी भी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है।
मैं तो तुमसे चंद बातें पूछना चाहता था और ये बातें खुशगवार माहौल में भी हो सकती हैं। उठो, आराम से बैठ जाओ और ये बात ज़हन में रखना कि अगर तुम में से किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो इस लड़की को गोलियां चलाने का बहुत ज्यादा शौक है। कोई गड़बड़ नहीं होगी। सोबराज ने उठते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। सोबराज दोस्ती का भूखा है, सच्ची और खरी दोस्ती। दोस्त बनकर दिखाऊंगा और तुम्हारे लिए अपना जीवन भी कुर्बान कर दूंगा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। बड़ी गर्मजोशी थी उसके अंदाज में। मैंने उसका हाथ छोड़ा तो वो गर्दन सहलाते हुए बोला, बड़े कड़े हाथ हैं तुम्हारे, मेरी तो हड्डियां तक कड़कड़ा उठी हैं। कहाँ से सीखा है? ये फन सीखने की इब्तिदा बैंकॉक से हुई थी और आखिरी सबक शाओलिन टेम्पल से हासिल किया, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। शाओलिन टेम्पल? वो उछल पड़ा। मैं भी शाओलिन टेम्पल जाना चाहता था, लेकिन बेड़ा गर्क को बलवंत सिंह का, उसने मुझे दलदल में धकेल दिया। पता नहीं कैसे कैसे सपने देखे थे, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा होता है, मैंने कहा। आदमी जो सोचता है हमेशा पूरा नहीं होता। एक मिनट, वो बोला, अगर तुम इजाजत दो तो लाजवंती किचन में जाकर चाय बना लाए। जब मैं तुम्हारे बेडरूम की खिड़की के बाहर खड़ा था तो उस वक्त तुम भी उससे चाय बनाने के लिए कहकर किचन की तरफ गए थे। मैंने कहा, ओह तो तुमने सुन लिया था। वो मुस्कुराया, लेकिन उसके बावजूद तुम मार खा गए। तुम्हारी इस लाजवंती ने हर बार ऐसा इस्तेमाल किया था। मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो भी मार खा जाता। बहरहाल अभी चाय बनाने के लिए किचन में जाना चाहती है, मुझे तो कोई एतराज नहीं, मैंने जवाब दिया। बिमला अभी तक पिस्तौल बदस्त दरवाजे में खड़ी थी। लाजवंती उसके करीब से गुजरी तो बिमला मुस्कुराते हुए रास्ते से एक तरफ हट गई और लाजवंती के कमरे से निकलने के बाद वो भी उसके पीछे ही चल पड़ी। ये लाजवंती कौन है और तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? मैंने सवालिया निगाहों से सोबराज की तरफ देखा। 3 साल पहले मैं ठोकरें खाता हुआ जयपुर आया था तो लाजवंती ही ने मुझे सहारा दिया था, सोबराज ने जवाब दिया। उस रोज मैं जीन मंदिर चला गया था जहाँ एक पंडित से मेरा झगड़ा हो गया। कई पंडितों ने मिलकर मुझे बुरी तरह पीट डाला और उठाकर बाहर फेंक दिया। मैं जख्मी था, लोग मेरे करीब से गुजरते रहे, लेकिन किसी को मुझ पर रहम नहीं आया। लाजवंती भी उस वक्त मंदिर में मौजूद थी कि मुझे उठाकर यहाँ अपने घर ले आई। डॉक्टर को बुलाकर मेरा इलाज करवाया और मेरी बड़ी खिदमत की। उन दिनों मैं पुजारी ही का रूप धारे हुए था और पुलिस से बचने के लिए मंदिरों ही में बैठा पनाह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लाजवंती को न जाने किस तरह मेरी बातों से अंदाजा हो गया कि मैं पुलिस से छुपने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ा। लाजवंती ने मुझे अपना हुलिया बदलने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपनी दाढ़ी वगैरह मुंडवानी पड़ी। पता नहीं लाजवंती को मेरे अंदर ऐसी क्या बात नजर आई कि वो मुझे उठाकर अपने घर ले आई थी। वो शायद मेरी हमदर्दी का जज्बा था, लेकिन उसमें बतदरीज तब्दीली आती गई। हमदर्दी के बजाय कोई और जज्बा उसके सीने में जन्म ले रहा था। मैं 3 महीने लाजवंती के साथ इस बंगले में रहा। मैं बहुत कम बाहर निकलता और वो भी रात के वक्त। और फिर एक रात में लाजवंती के साथ एक नाइट क्लब चला गया। वहां मैंने बलवंत सिंह को देख लिया और फिर उसके बाद मैं घर से नहीं निकला। मैंने एक बार फिर दाढ़ी मूंछें बढ़ाना शुरू कर दी। बस ये 2 महीने बाद मैंने सर भी गंजा करवा दिया। मेरा हुलिया अगरचे बड़ी हद तक बदल चुका था, लेकिन मेरे लिए जयपुर में रहना खतरे से खाली नहीं था। मैंने एक बार फिर पंडितों वाला रूप धार लिया और सारसगा चला गया। वहां मुझे एक मंदिर में पनाह मिल गई और 1 साल बाद मुझे धूलपुर वाला मंदिर मिल गया। मैं इसी दौरान में पंडित ही के बेस में यहाँ भी आता रहा। मैं धूलपुर के मंदिर को अपने लिए महफूज तरीन जगह समझता था, लेकिन एक रोज सारसगा के बाजार में बलवंत सिंह से आमना सामना हो गया। पता नहीं उस कमबख्त ने किस तरह मुझे पहचान लिया। उसके साथ एक लौंडी और एक साधु भी था। उन्हें चंद रोज के लिए पनाह चाहिए थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इनकार किया तो वो पुलिस को मेरे बारे में बता देगा। हालांकि वो भी इस जुर्म में उतना ही मुलव्वस था जितना मैं अपना सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने उन्हें पनाह देने का वादा कर लिया, लेकिन मैंने ये भी फैसला कर लिया था कि इनके वापस आने से पहले मंदिर छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि यही मेरे लिए एक जाए पनाह थी। लेकिन बीच में तुम लोग टपक पड़े और तुमने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। वहां से भागने के लिए मुझे एक पुलिस वाले की जान लेना पड़ी। ये मेरी जिंदगी का पहला जुर्म है जो मैंने दानिस्ता तौर पर किया था। पुलिस को उस पंडित की तलाश होगी जो एक संतरी को कत्ल करके भागा है। यहाँ तक मैंने अपना हुलिया बदल लिया। आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से मेरी आंखों की रंगत भी बदल गई। लेकिन हैरत है, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? तुम्हारे जख्म के इस निशान से। मैंने उसकी गर्दन की तरफ इशारा किया। जब तुम लाजवंती के साथ रेस्टोरेंट में काफी पीने गए थे तो मैं भी वहां मौजूद था। तुम्हारे लिए निशान देखकर ही मुझे शुबा हुआ था। मैंने उसे ये नहीं बताया कि उस रेस्टोरेंट से मेरा भी कोई ताल्लुक है। तुमने बताया कि बलवंत और उसके साथी तुम्हारे पास वापस आने वाले थे। हाँ, उनका प्रोग्राम यही था, सोबराज ने जवाब दिया। बलवंत सिंह का साथी वो बदेशी साधु बहुत हरामी था। मुझे शुबा था कि उन्होंने कोई खास मंसूबा बना रखा था और उसने ये भी कहा था कि अगर उन्हें इस तरफ आने का मौका ना मिला तो वो हरिद्वार की तरफ निकल जाएंगे। हरिद्वार ये कहाँ है? मैंने पूछा। मैंने ये तो सुन रखा था कि हरिद्वार हिंदुओं का कोई मुकद्दस मुकाम है, लेकिन आज तक उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। यूपी में है और बहुत दूर है, सोबराज ने जवाब दिया। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि बलवंत सिंह कहाँ है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। कहाँ? वो सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। जहन्नुम में, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या? वो उछल पड़ा। जहन्नुम इस जैसे लोगों के लिए बनाया गया है, मैंने कहा, और फिर से काली के मंदिर वाली पहाड़ियों में पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगा।
उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया, गोया अब मुझे उससे निजात मिल गई। मैं कोई जवाब देना चाहता था कि बिमला और लाजवंती कमरे में आ गई। लाजवंती ने कपड़े बदल लिए थे और उसने चाय की ट्रे उठा रखी थी। अब उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, लेकिन आंखों में उलझन बदस्तूर थी। उसने ट्रे मेज पर रख दी और एक कप उठाकर पहले मेरी तरफ बढ़ाया और दूसरा सोबराज को दे दिया। वो तीसरा कप बिमला की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बैठ जाओ दीदी, तुम खड़ी क्यों हो? दीदी? बिमला ने जोरदार कहका लगाया। मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ, आप मुझे दीदी क्यों कह रही हैं? बिमला कहकर पुकारिए ना। अच्छा बिमला रानी, बैठ जाइए और चाय पियो, लाजवंती बोली। उनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनमें भी मुफाहमत हो चुकी है। मेज पर से चाय का कप उठाते हुए मेरी नजरें सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ उठ गई, जिसकी सुइयां 1 बजे का वक्त बता रही थी। वक्त देखते ही मुझे ठाकुर और जानकी वगैरह का ख्याल आ गया। वो यकीनन परेशान होंगे। मैं इधर उधर देखने लगा। एक दीवार के साथ खिड़की के करीब स्टैंड पर टेलीफोन भी रखा हुआ था, जिसके करीब एक कुर्सी भी पड़ी हुई थी। मैं अपनी जगह से उठकर उस कुर्सी पर जा बैठा और फोन का रिसीवर उठाकर ठाकुर के होटल का नंबर मिलाने लगा। ठाकुर अभी तक होटल ही में था और हमारे लिए परेशान था। मैंने उसे बता दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं, हम 1-1.5 घंटे बाद घर पहुंच जाएंगे। क्रेडिट टैप करके मैंने हवेली का नंबर मिलाया और जानकी को भी अपनी खैरियत की इतला दे दी। फिर मैं उठकर अपनी जगह आ गया। मैं सोबराज से बहुत कुछ मालूम करना चाहता था और मुझे मालूम था कि ऐसी बातों में 1-1.5 घंटा जरूर लग जाएगा। तुम बलवंत सिंह को कैसे जानते हो और उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? सोबराज ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। बलवंत सिंह दरअसल राजकुमारी रूपमती का दोस्त था। और राजकुमारी रूपमती का दोस्त? सोबराज के लहजे में हैरत थी। हाँ, ये वाकई हैरत की बात है, मैंने कहा। मैं समझता हूँ कि बलवंत के बाप के पास भी दौलत की कमी नहीं थी। वो जिंदगी भर अपने बाप की दौलत पर ऐश कर सकता था, लेकिन वो फितरतन कमीना आदमी था। उसकी नजरें हमेशा दूसरों के माल पर रहती थी। उसने राजकुमारी रूपमती से दोस्ती भी इसलिए की थी कि इसकी दौलत पर ऐश कर सके और राजकुमारी के हुस्नो शबाब से भी लुत्फ अंदोज हो सके। सोबराज ने एक बार फिर मेरी बात काट दी। उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो रूपमती के बारे में बहुत कुछ जानता था। रूपमती एक आजाद मंश औरत थी, मैंने कहा, और उसकी ये रवश ही उसे गलत रास्ते पर ले गई। उसे लूट का माल समझ लिया गया, गोया वो बहती गंगा थी जिसमें हर शख्स हाथ धोने का ख्वाहिशमंद था। और जब मैं राजकुमारी रूपमती के हल्का अहबाब में दाखिल हुआ तो उसके बहुत से दोस्त मुझसे नाराज हो गए, क्योंकि मैं रूपमती को इस दलदल से निकालने की कोशिश कर रहा था। रूपमती के 2 जाती मुलाजिम और बलवंत सिंह मेरी इन कोशिशों से सबसे ज्यादा मुतासर हुए थे। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ। मैंने उसे ये नहीं बताया कि बलवंत सिंह से दुश्मनी की असल वजह क्या थी। उन तीनों ने आपस में गठजोड़ कर लिया। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, रूपमती के जाती मुलाजिम दोनों सगे भाई थे, धर्मेश और तेज सिंह। वो दोनों रूपमती के कजन भी थे, लेकिन उन दोनों ने रूपमती को अपनी जायदाद समझ लिया था। मुझे पंगेबाजी के नतीजे में वो दोनों अपने अंजाम को पहुंच गए। और 1 मिनट, इस मर्तबा लाजवंती ने मुझे टोक दिया, तुम हिम्मत सिंह तो नहीं? हाँ, मेरा नाम हिम्मत सिंह है, मैंने कहा, और तुम मेरे नाम से वाकिफ हो तो और भी बहुत कुछ जानती होगी। जी हिम्मत सिंह जी, बहुत कुछ। लाजवंती ने दोनों हाथ जोड़ दिए। और मेरा ख्याल है अब हमें तुमसे डरने की जरूरत नहीं। हमें तो खुशी है कि आज तुम जैसे आदमी के दर्शन हो गए। आप तो बड़े महान है, महापुरुष। शुक्रिया। मैंने भी हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, बलवंत सिंह हमसे इंतकाम लेने के लिए एक ऐसे शख्स से मिल गया जो मेरा अजली दुश्मन था। मैं उसकी तलाश में था और इत्तेफाक से वो भी यहाँ जयपुर में मौजूद था। उन दोनों ने हमारे खिलाफ क्या क्या साजिशें नहीं की और कहाँ का महाज नहीं खोले। हम इन्हीं की तलाश में सर सका गए थे। वहां से मंदिर वाली पहाड़ी में पहुंच गए। वहां बलवंत सिंह तो मारा गया और दारा भी मेरे हाथ आ गया, लेकिन मेरी वो दोस्त को भी जख्मी करके फरार हो गया। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है। मेरे खामोश होने पर सोबराज ने कहा, जब वो धूलपुर में मेरे पास ठहरे हुए थे तो परगिया राज नाम के किसी ऋषि परहेजगार आबद जाहिद के बारे में बात कर रहे थे, जो पहले जयपुर में था, लेकिन कुछ अर्सा पहले वो चला गया था। बलवंत सिंह ने कहा था कि अगर वो लोग धूलपुर वापस ना आ सके तो बैरू द्वार चले जाएंगे। बलवंत सिंह ने कहा था कि अगर वो लोग धूलपुर वापस ना आ सके तो बड़े द्वार चले जाएंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, बलवंत सिंह मार खा गया और मुझे यकीन है कि दारा उस लौंडिया को लेकर हरिद्वार चला गया होगा। मेरे ख्याल में हरिद्वार जैसी दूर दराज जगह ही उसके लिए महफूज हो सकती है। उनके साथ जो लौंडिया थी वो भी मारी गई, बल्कि उसे तो दारा ही ने गोली मार दी थी। मैंने कहा, ओह, तो फिर यकीन करो वो हरिद्वार ही गया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो सल सरत अलूरिया कुर्बो जवार में किसी जगह छुपा होगा। मैंने उसकी एक टांग तोड़ दी थी और वो लंगड़ी टांग के साथ इतना तवील सफर नहीं कर सकता। कुछ देर तक खामोशी रही और फिर हम दारा और हरिद्वार के बारे में बातें करते रहे। हमें दोस्ती की बुनियाद पड़ गई थी। मैं उन दोनों के बारे में बहुत कुछ जान गया था और वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते थे। दोबारा मिलने का वादा करके हम वहां से रुखसत हुए तो 2:30 बज रहे थे। मैंने ड्राइविंग सीट संभाली और बिमला पैसेंजर सीट पर बैठकर ऊँघने लगी। मेरे अंदर एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। मैंने ठाकुर के हरिद्वार के बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं जानता था, सिवाय इसके कि हरिद्वार हिंदुओं का एक मुकद्दस मुकाम है और हर हिंदू जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा वहां जाना जरूरी समझता है। मैं इधर उधर भी लोगों से हरिद्वार के बारे में पूछता रहा। मुझे मायूसी नहीं हुई और मैंने बहुत सी मालूमात हासिल कर ली।
शोभराज और लाजवंती से भी मेरे अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात अस्तवार हो चुके थे और पिछले 1 महीने के दौरान में कई मरतबा मैं उनसे मिल चुका था। कभी बिमला मेरे साथ होती और कभी मैं अकेला ही चला था। हम घंटों बैठे बातें करते रहते। एक रोज मैंने शोभराज से हरिद्वार के बारे में बात की तो वो फौरन ही मेरा साथ देने को तैयार हो गया। वो बदले हुए हुलिये में भी यहाँ अगरचे बड़ी हद तक महफूज था, लेकिन दिल को एक धड़का तो लगा हुआ था। सर पर खौफ की एक तलवार तो लटक रही थी, इसलिए वो भी यहाँ से दूर चले जाना चाहता था। लेकिन एक बात है, शोभराज ने इधर उधर देखते हुए सरगोशी में कहा, हमें किसी को बताए बगैर यहाँ से जाना होगा, नहायत खामोशी से। तो क्या तुम समझते हो कि हम बैंड बाजे के साथ रुखसत होंगे? मैंने कहा। तुम मेरा मतलब नहीं समझे, शोभराज ने कहा। ये जो लाजवंती है ना, अगर इसे पता चल गया तो ये भी हमारे साथ जाने को तैयार हो जाएगी और मैं इसे साथ नहीं ले जाना चाहता। न जाने वहां हमें किस किस्म के हालात का सामना करना पड़े। यही सूरत-ए-हाल मेरे साथ भी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। 2 बलाएं मेरे साथ भी लिपटी हुई हैं। बिमला और जानकी को पता चल गया तो वो किसी भी हालत में मुझे नहीं जाने देंगी। जानकी को तुम नहीं जानते, वो मुझे एक कदम हिलने नहीं देती। मेरी वजह से कई मरतबा अपना जीवन भी खतरे में डाल चुकी है। ये नारियां भी बड़ी अजीब मखलूक है। शोभराज मुस्कुराया। ये जिस मर्द को अपना बना लेती हैं उसके लिए सब कुछ छोड़ देने को तैयार हो जाती हैं, अपनी जान खतरे में डाल देती हैं। लाजवंती के आ जाने से हमारी गुफ्तगू का मौजू बदल गया। उसे हमारे सामने चाय के कप रख दी और बारी बारी हमारे चेहरों को थकते हुए बोली, कोई खास बात हो रही थी? नहीं, शोभराज बोला। हम ये बात कर रहे थे कि माधुरी दीक्षित ज्यादा हसीन है या हेमा मालिनी। अब ये फैसला तुम ही करोगी कि उन दोनों में ज्यादा हसीन कौन है। ये तो मैं नहीं कह सकती कि उन दोनों में ज्यादा हसीन कौन है, अलबत्ता ये जरूर बता सकती हूँ कि उन दोनों से ज्यादा हसीन तो मैं हूँ, लाजवंती ने जवाब दिया। और ये फैसला ही सही है, मैंने हंसते हुए कहा। हमने अगरचे हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित के नामों की आड़ लेकर बात को टालने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे ख्याल में लाजवंती इतनी बेवकूफ नहीं थी। वो समझ गई थी कि हम किसी खास मौजू पर बात कर रहे थे और वो बात उसे छुपाना चाहते थे, लेकिन उसने असल बात जानने के लिए इसरार भी नहीं किया था। उसे अगले रोज रेस्टोरेंट में एक आध बुद्ध बख्शू से मुलाकात हो गई। वो एक और आदमी के साथ काफी पीने आया हुआ था। वो दोनों काउंटर के करीब एक मेज पर बैठे थे। उनकी बातें सुनकर मैं भी मुतवज्जो हो गया। बख्शू उस आदमी को योगा के बारे में कुछ बता रहा था। गुफ्तगू के दौरान में वो कभी तन कर बैठ जाता और इशारों से कुछ समझाने की कोशिश करता। मैं भी अपनी जगह से उठकर उनकी मेज पर आ गया। कहीं बात योगा या मार्शल आर्ट की हो रही हो और मैं उसे दिलचस्पी ना लूं, यह मुमकिन ही नहीं था। जिंदगी भर के तजर्बे से यह बात सामने आई थी कि बुद्ध बख्शू हिंदू योगी योगा में जितनी महारत रखते हैं उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैंने भी योगा सीखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि योगा तन कर बैठ जाने और मखसूस अंदाज में सांस लेने ही का नाम नहीं है। योगा तो एक ऐसा पुरस्कार इल्म है जिसे सीखने के लिए एक उम्र चाहिए। उस बुद्ध बख्शू ने भी योगा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई और चंद बातें इस हवाले से मैंने की तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। और फिर उसने बताया कि हरिद्वार के करीब ऋषिकेश को दुनिया भर में योगा का सबसे बड़ा और अहम मरकज समझा जाता है। पहाड़ियों और जंगलों में घिरे हुए इस छोटे से कस्बे को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दुनिया भर से लोग योगा का पुरस्कार इल्म सीखने के लिए यहाँ आते हैं। इस बुद्ध बख्शू की बातों से मेरे जज्बात कुछ और भी भड़क उठे। अब मुझसे वक्त गुजारे नहीं जा रहा था। मैंने और शोभराज ने चुपके तैयारी शुरू कर दी और अपनी रवानगी से एक रोज पहले मैंने ठाकुर को एतमाद में लेकर बता दिया कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। हरिद्वार? ठाकुर चौंक गया। मगर तुम हिंदू तो नहीं हो, क्या करोगे वहां जाकर? वहां तो हर तरफ मंदिर ही मंदिर है और उन्हीं मंदिरों में मुझे दारा के मिलने की तवक्को है, मैंने कहा। इसके अलावा सुना है हरिद्वार से चंद मील की दूरी पर ऋषिकेश में योगा का बहुत बड़ा मरकज है, मैं वहां भी जाना चाहता हूँ। और तुम्हारी वो जो चहीती है जानकी, ठाकुर बोला, वो तो मेरी जान खा जाएगी, बोटियां नोच लेगी मेरी। और मैं देख रहा हूँ कि बिमला भी तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकती। और वो जो है राजकुमारी रूपमती जी, वो भी तुम पर जान छिड़कती है, बहुत प्रेम करती है तुमसे। मैं इन 3 हफ्तों से कैसे निपटूंगा? वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। रूपमती तो तुमसे प्रेम करती है ठाकुर जी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत चाहती है वह तुम्हें, और मैं जानता हूँ कि तुम भी उसके बगैर नहीं रह सकते। मेरी मानो तो अब तुम दोनों एक ही हो जाओ। ठाकुर का चेहरा इसी तरह सुर्ख हो गया जैसे वो कोई लड़की हो और मैंने उसके प्रेम का नाम लेकर उसे छेड़ दिया हो। ठीक है, वो गहरा सांस लेते हुए बोला। तुम हरिद्वार से वापस आ जाओ तो इस सिलसिले में सोचूंगा। वैसे तुम कब जा रहे हो? कल दोपहर, मैंने जवाब दिया। शोभराज ने पिंक सिटी एक्सप्रेस पर दिल्ली के लिए सीटें बुक करवा ली हैं। ओह, ठाकुर चौंक गया। शोभराज भी तुम्हारे साथ जा रहा है? हाँ, सिर्फ शोभराज, वो काबिल एतमाद आदमी है, मैंने जवाब दिया। ठीक है, ठाकुर ने गहरा सांस लिया। तुम्हारे बाद जो कुछ भी होगा भुगत लूंगा। और तुम्हें मेरे ये बाल बहुत अच्छे लगते हैं ना? उसने अपने सर पर हाथ फेरा। वापस आकर अगर तुम्हें मेरे सर पर कोई बाल नजर ना आए तो अफसोस मत करना। लेकिन मैं इतनी लंबी मुद्दत के लिए तो नहीं जा रहा आगे। बात लंबी मुद्दत की नहीं, ठाकुर ने मेरी बात काट दी। तुम मुझे 3 बलाओं के रहमो करम पर छोड़कर जा रहे हो और मेरे बाल नोचने में तो उन्हें चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं इस बात पर क्या लगाए बगैर ना रह सका और ये तो मैं भी जानता था कि मेरे बाद वो तीनों वाकई ही ठाकुर की बोटियां नोच डालेंगी। और देखो, ठाकुर ने कहा, अगर वहां कोई गड़बड़ हो तो मुझे टेलीफोन पर इतला देने में देर मत करना, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा।
अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हें इतला जरूर दूंगा, मैंने जवाब दिया। मैंने और सोबराज ने अपने अपने अलग बैग तैयार कर लिए थे। उनमें हर वो चीज मौजूद थी जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती थी, और ये दोनों बैग हमने ठाकुर के होटल में रखे हुए थे। पिंक सिटी एक्सप्रेस अपनी नोयत की एक मुनफरद ट्रेन थी। राजस्थान में हर साल 7-8 लाख गैर मुल्की सियाह आते थे और ये ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से रवाना होकर दोपहर के वक्त जयपुर पहुंचती थी। दोपहर 4 बजे जयपुर से रवाना होकर रात को दिल्ली वापस आ जाती। मौसम के मुताबिक इस ट्रेन के टाइम टेबल में रद्दोबदल भी होता रहता था। 270 किलोमीटर का फासला तय करने में 5 घंटे लगते थे। रात 9 बजे के करीब हम दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो मेरे दिल की धड़कन बेरब थी। मैं कागज के बगैर गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में मुकीम था। तैयारी के हादसे के बाद अगर मैं पुलिस से राब्ता कर लेता तो हमें पाकिस्तान भेजने का बंदोबस्त हो सकता था, लेकिन रेगिस्तान में जहाज के हादसे के बाद हालात ने इस तरह पलटा खाया था कि हम हिंदुस्तान के कैदी बनकर रह गए थे। जयपुर में अजनबी लोगों से हमारी दुश्मनियां भी चली और कुछ मुखलिस दोस्त भी मिले और उन दोस्तों ही की वजह से हम कानूनी उलझनों से बचे रहे थे। लेकिन अब मेरे वो दोस्त पीछे रह गए थे। सोबराज मेरे साथ था, लेकिन वो भी इस शहर में अजनबी था, और जाहिर है किसी अजनबी जगह पर दिल में अनजाने से वसवसे जरूर जन्म लेते हैं। हम रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं गए। दिल्ली की सैर का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, हमें तो यहाँ सिर्फ रात गुजारनी थी। सुबह हमें देहरादून चले जाना था, जहाँ से हम मैसूरी के लिए रवाना हो जाते। दिल्ली से 70 किलोमीटर के फासले पर मेरठ शहर आबाद है। यही वो शहर है जहाँ से सन 1757 में हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जंग आज़ादी का आगाज हुआ था। मेरठ से तकरीबन 100 मील आगे सहारनपुर में ट्रेन रुकी तो आधे घंटे बाद पता चला कि 2 स्टेशन आगे एक मालगाड़ी पटरी से उतर जाने से इस लाइन पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो चुका है। वो ट्रेन कम से कम 6 घंटे बाद रवाना होगी। हम 6 घंटे इंतजार नहीं कर सकते। हमारी तरह और भी बहुत से मुसाफिर ट्रेन से उतरकर लारी अड्डे का रुख करने लगे। 2000 मीटर बुलंद और हिमालय के कदमों में आबाद देहरादून एक बड़ा और बारूनक शहर है। इससे सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर खूबसूरत हिल स्टेशन मैसूरी वाक़ है। हमने देहरादून में रुकना मुनासिब नहीं समझा और लारी अड्डे पर एक बस से उतरकर दूसरी बस पर सवार हो गए। 35-36 किलोमीटर का फासला 3 घंटों में तय हुआ। पहाड़ी रास्ते नाए दुश्वार गुजार और सब्जे से ढके हुए थे। देहरादून से कुछ फासले पर नैनीताल है, उसे थोड़ा ही आगे हिंदुस्तान की सरहदें एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ चीन में तिब्बत से मिलती है। नैनीताल से देहरादून तक एक वैली फैली हुई है जहाँ दुनिया के खौफनाक तरीन दरिंदे पाए जाते हैं। देहरादून शुमाल में हिंदुस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है और यहाँ एक बहुत बड़ी मिलिट्री अकेडमी भी है। एक बस से उतरकर दूसरी बस में सवार होने के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटा हम चाय वगैरह पीने के लिए यहाँ रुके थे। मैसूरी पहुंचते हुए हमें शाम होगी। यहाँ कई अच्छे होटल थे, लेकिन हमें कहीं भी जगह नहीं मिली। तकरीबन 2 घंटे एक एजेंट के साथ घूमने के बाद एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में कमरा मिल गया। ये गेस्ट हाउस शहर के मरकज से दूर एक सब्ज पहाड़ी के दामन में वाक़ था। यहाँ कुछ गैर मुल्की सियाह भी ठहरे हुए थे। दिन भर के सफर ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया और फिर मुझे कुछ होश न रहा। हम दोपहर तक मैसूरी में रहे और फिर एक बस पर सवार होकर हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए लोग गंगोत्री की यात्रा के लिए जा रहे थे। हर बस का यही हाल था। हमारी बस में 3-4 पंडित और पुजारी भी सवार थे, जो ऊंची और भारी आवाजों में भजन और अशरोक गा रहे थे। 24 किलोमीटर का ये फासला भी 1.5 घंटे में तय हुआ। हिमालय के कदमों में बिखरा हुई शहर दूर दूर तक फैला हुआ था। पहाड़ियों पर और पहाड़ियों के दामन में रंग बिरंगी छतों वाली छोटी छोटी इमारतें बहुत अच्छी लग रही थी। इन पहाड़ियों के पस मंदिर में हिमालय की वो बर्फपोश चोटियां थी जहां से नदी नालों की सूरत में बहने वाला पानी हरिद्वार के दामन में गंगोत्री के मुकाम पर एक बाकायदा दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता था। यही गंगा था जिसके पानी को हिंदू धर्म में मुकद्दस और मुतबर्रक समझा जाता था। हिंदुओं का अकीदा है कि गंगा के पाक पानी में गुस्ल कर लेने से सारे गुनाह धुल जाते हैं। मेरे ख्याल में हरिद्वार और गंगोत्री को हिंदुओं का मक्का कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिंदुओं में गंगा जल को इस तरह मुकद्दस और मुतबर्रक जाना जाता है जैसे हम आबे ज़मज़म को मुतबर्रक समझते हैं। मेरे ख्याल में इस दरिया का नाम गंगा भी शायद इसलिए पड़ा था कि पहाड़ों से नदी नालों की सूरत में बहने वाला पानी गंगोत्री नामी गांव के करीब एक बाकायदा दरिया की शक्ल इख्तियार कर गया था। यहाँ इस दरिया का पार्ट कहीं तो बहुत चौड़ा था और कहीं एक तंग पहाड़ी नाले की सूरत इख्तियार कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे ये नशेब की तरफ बहता है इसका पार्ट बाकायदा दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठाकुर ने ठीक कहा था। हरिद्वार मंदिरों का शहर था। यहाँ लातादाद छोटे बड़े मंदिर थे। अगर दारा यहाँ आया तो इन्हीं मंदिरों में कहीं छुपा हुआ होगा। लेकिन सबसे पहले हमें अपना ठिकाना बनाने की फिक्र थी और मुझे कोई ठिकाना तलाश कर लेना मुश्किल ही लग रहा था। यहाँ अगरचे लातादाद रिहायशी होटल, सराय और गेस्ट हाउसेज भी थे, लेकिन यात्री भी हजारों की तादाद में नजर आ रहे थे। वो तकरीबन 6 बजे का वक्त था। सूरज गुरूब होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी था। मौसम अगरचे बहार का था, मगर शमाल में हिमालय की बर्फ चोटियों से उतरने वाली हवा में खुनकी बढ़ती जा रही थी और मुझे लगता था कि अगर कहीं सर छुपाने की जगह ना मिली तो हम रात की सर्दी में ठिठर कर रह जाएंगे।
सोमराज ने कहा, वो सामने एक धर्मशाला का बोर्ड लगा हुआ है, मैं देकर आता हूँ। अगर वहाँ रात गुजारने की जगह मिल जाए तो जाओ, वहाँ भी किस्मत आजमा लो। मैंने गहरा सांस लेते हुए इसकी बात काटी। सोमराज सड़क पार करके दूसरी तरफ चला गया। यहाँ यात्रियों के लिए कई धर्मशाले भी थे। ये धर्मशाले दरअसल इन गरीबों के लिए थे जिनके पास सर छुपाने की जगह न हो, लेकिन यहाँ भी दूर दराज के इलाकों में आए हुए दौलतमंद हिंदू यात्रियों ने कब्जा जमा रखा था। इन धर्मशालों के पंडितों की भी पांचों घी में थी और सर कढ़ाई में थे। हमने कई जगह किस्मत आजमाई थी, लेकिन हर जगह हमें हरी झंडी ही दिखा दी गई थी। सोमराज धर्मशाला के गेट में गायब हो चुका था और मैं मोड़ पर खड़ा इधर उधर आते जाते लोगों को देख रहा था कि अपने कंधे पर हल्का सा बोझ महसूस करके चौंक गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे घूम गया और उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया।